2025 क्रिप्टो मार्केट के लिए कैसा रहेगा? क्रिप्टो मार्केट में ना इस वक्त बुल रन चल रहा है। बिटकॉइन आप देखो, लास्ट टाइम भी जब आपसे बात हुई थी ना तो ऑल टाइम हाई पे ही था। फिर थोड़ा सा नीचे गया, वापस आया एंड फिर से वापस आ गया ऊपर। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे 1-2 साल पहले हुआ था कि बिटकॉइन 60-70% वापस नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा। वैसे 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ना सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी, बेहतर होगी। 20 तारीख को ट्रंप आ जाएंगे, उनके बाद जो डिसीजन बोलेंगे आने के बाद उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है बिटकॉइन प्राइस पे, क्रिप्टो इंडस्ट्री पे। एंड अगर बिटकॉइन पर असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्रिप्टो मार्केट जो पूरी की पूरी है उस पर भी उसका असर दिखेगा। तो 2025 क्रिप्टो वालों के लिए कैसा रहेगा, क्रिप्टो मार्केट के लिए कैसा रहेगा, आज मैं आपसे इसी पर बात करूंगा। एंड मेरे साथ आज फिर से जुड़ेंगे बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा। बिटनिंग पर काशिफ भाई ना क्रिप्टो पर इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालते रहते हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। हेलो काशिफ भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, सब ठीक है? मैं एकदम बढ़िया काशिफ भाई। मतलब सर्दियाँ कैसी चल रही हैं बताएं। हाँ, सर्दी चल रही है लेकिन बिटकॉइन की दुनिया में तो काफ़ी गर्मी है। तो बिटकॉइन तो आपने देखा फिर से वापस से 1 लाख US डॉलर से पार कर गया। बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद अब 1 लाख के नीचे जब गया और जब 92 गया पीछे तो लोगों को लग रहा था बस हो गया, बुल मार्केट एंड होगी। बट बहुत सारी प्राइस प्रोडिक्शंस आई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि मैं भी देख रहा था कि 2025 में कम से कम 6-7 प्रेडिक्शंस हैं जो काफ़ी रेप्यूटेड फंड मैनेजर्स हैं, फंड हाउसेस हैं, स्टैंड चार्ट जैसे बैंक्स हैं, काफ़ी सारे ETF के जो फंड हाउसेस हैं जो फंड्स मैनेज करते हैं, सबका यही मानना है कि अभी बिटकॉइन के अंदर बहुत कुछ होना है। फाइन कशिश भाई, 2025 कैसा रहने वाला है क्रिप्टो वालों के लिए? क्या साइंस मिल रहा है? यूएस में इस वक्त क्या चल रहा है ये बताएं। कॉस्ट ट्रम्प की वजह से ना पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री बड़ी एक्साइटेड है। यूएस के अंदर ये हो रहा है कि यूएस में 20 तारीख को शायद इसने डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ पे जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं, जिनके बड़े बड़े माइनिंग कंपनीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले ही दिन, मतलब वो तो ये कह के चल रहे हैं कि पहले उनके पास इंफॉर्मेशन है कि पहले ही दिन वो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो साइन कर देगा। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है उसको समझ लेते हैं। जब हमारे देश में लोकसभा नहीं बैठी होती है और हमें कोई कानून एकदम इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। एग्जैक्टली। जब ऑर्डिनेंस आता है तो ऑर्डिनेंस क्या है कि जब पार्लियामेंट नहीं बैठी होती और हमें फिर भी कोई लॉ लेके आना है या एकदम चेंज करना है तो हम उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आते हैं, नए कानून को। और हमें उसको फिर नई लोकसभा जैसी बैठेगी उसके अंदर हमें उसको पर्टिकुलर डेज के अंदर उसको बिल में कन्वर्ट करना होता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा कि वहां पे एक प्रेसिडेंट के पास एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की एक शक्ति होती है उसके पास, वो उस शक्ति का इस्तेमाल करेगा और वो उसको बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देगा। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के 2 महीने के अंदर कांग्रेस से उसको पारित कराना होता है, फ्लोर से। तो फिर वो फ्लोर के अंदर जाएगा। 2 महीने का टाइम उसको मिल जाएगा उसको सपोर्ट को इकट्ठा करने में। कई लोगों का ये कहना है कि बिटकॉइन की खूबसूरती ये है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड डेमोक्रेट्स के पास भी है, रिपब्लिकन्स के पास भी है, उसी तरीके से बिटकॉइन एक ऐसा न्यूट्रल एसेट है जो डेमोक्रेट्स के पास भी है और रिपब्लिकन्स के पास भी है। बिटकॉइन का किसी से कोई बैर नहीं है। बिल्कुल। तो बिटकॉइन की किसी से लड़ाई नहीं है। बाकी दुनिया में देखिए, मजे की चीज सुनिए कि दुनिया में जब भी कोई एसेट होती थी तो उसकी लड़ाई होती थी। जैसे कि एप्पल का स्टॉक चाइना में नहीं मिलता ओके। और चाइना वालों से बोलोगे कि तुम फेसबुक यूज करते हो, बोलेंगे नहीं। उनको बोलोगे कि तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, बोलेंगे नहीं। उनको बोलेंगे तुम एप्पल यूज करते हो, बोलोगे नहीं। आप उनसे बोलोगे कि एप्पल दुनिया का सबसे अच्छा फोन है, वो बोलेंगे नहीं, वावे है। आप बोलोगे व्हाट्सएप दुनिया का सबसे अच्छा मैसेंजर है, वो बोलेंगे नहीं, वी चैट है। आप उनको बोलोगे कि इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे अच्छा, बोलेंगे नहीं, टिकटॉक है। सो पहली बार दुनिया को एक बिना लड़ाई झगड़ा करने वाला एसेट मिला है जो सबके लिए एक है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई उसकी कोई उसका राजनीतिकरण नहीं है, कोई पॉलिटिकल उसकी आइडियोलॉजी नहीं है। इससे ज़्यादा न्यूट्रल डिजिटल एसेट आज तक इंसानियत ने देखा ही नहीं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप
ये गुहार लेके कांग्रेस के पास जाएगा और बोलेगा कि मैंने तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया था, मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अमेरिका के लिए हित में है। जब वो ये लेके जाएगा, अब पॉलिटिशियंस थरथराएंगे जो उसे रिजेक्ट करने में। क्यों? जो रिजेक्ट करेगा उसको पता है कि अगले 3 साल बाद भी उसको अगर कुर्सी में आना है वापस, उसको पावर गेम में बने रहना है, तो बिटकॉइन के अगेंस्ट अब जो पॉलिटिशियन जाएगा या जो पार्टी जाएगी वो अपना वोट बैंक खोएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्मार्ट आदमी है। वो क्या करेगा कि जिसको वोट करना है भाई तुम कर दो, तुम्हारे नाम जग जाहिर हो जाएंगे। ठीक। अगर डेमोक्रेट्स ने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट वोट किया तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, और डेमोक्रेट्स नहीं चाहेगा कि यार कहीं ना कहीं जो उनकी हार हुई है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो को के अगेंस्ट जो उनका नेगेटिव स्टांस था उसकी वजह से हुई, तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। और क्योंकि रिपब्लिकन्स पावर में हैं तो रिपब्लिकन्स तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। बड़ा मजे का सीन है। कशिश भाई, जो बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की बात चल रही है ना यूएस में, इवन दो लास्ट वीडियो में हमने इसको टच किया था, इस पे बात की थी, बट अब फिर से क्योंकि टॉपिक आ गया है, कुछ व्यूअर्स जो है वो नए आए होंगे, तो आप उनको समझाएं कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की जो यूएस में बात चल रही है उसका क्या मतलब है, इससे क्या फायदा होगा क्रिप्टो मार्केट का। स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट ऐसा है जैसे आपके घर में मम्मी पापा जॉब करते हैं दोनों घर को चलाने के लिए, और उनको पता है कि आगे फ्यूचर में कुछ खर्चे आएंगे और एक टाइम के बाद वो रिटायर भी होंगे। तो धीरे धीरे अपने एसेट्स को वो बनाते हैं। थोड़ा सोना लेते हैं, कभी चांदी लेते हैं, कभी कोई ज़मीन लेके डाल देते हैं, कभी कोई और एसेट लेके डाल देते हैं, गोल्ड ले लेते हैं। एक मिक्स बास्केट बनाते हैं। क्यों? क्या कभी हमारी जॉब चली गई, या हम बीमार हो गए, या कभी पढ़ाई का मामला है, शादी है, फ्यूचर में किसी रिश्तेदार को हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें एसेट इकट्ठा करना है। सेम कोई भी देश है वो कहता है कि भाई मुझे अगर मजबूत देश कहलाना है या मुझे एक सेल्फ रिलायंट रहना है और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर हावी हो, तो मुझे सेल्फ रिलायंट होना है बुरे वक्त के लिए। तो एसेट्स क्या करती हैं? कोई भी देश जो होता है वो एसेट्स का जखीरा इकट्ठा करता है कि उसको स्ट्रेंथ मिले। अब आप ये पूछ सकते हो कि कितना कर लेना चाहिए। इसकी कोई बिल्कुल। लिमिट नहीं है। तो इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि कितना। मतलब अगर अमेरिका आज ये बोले कि उसके पास 9,000 टन गोल्ड है, तो अब आप कह सकते हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका कहेगा कि यार इनफ नहीं है। तो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपने देश को एक स्टेबल देने के लिए, एक स्टेबिलिटी देने के लिए बुरे वक्त में, और तो हर देश ये चाहता है कि उसके पास एसेट हो। अभी तक बिटकॉइन उस एसेट की श्रेणी में फॉल नहीं करता, क्योंकि कोई भी देश रिस्की एसेट में हाथ नहीं डालता है। वो उन एसेट्स को अपने रिजर्व में रखता है जिनका एक ट्रैक है या जिनकी जो रिस्क फ्री है। बिटकॉइन को अगर अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बना दिया, इसका मतलब ये कि बिटकॉइन को एक स्टैंप मिल जाएगी कि उसको एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट जैसे गोल्ड है, उसको भी खजाने के अंदर 1-2% 2% अमेरिका ने अगर रख लिया। जैसे अमेरिका का प्रपोजल ये है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदने अगले 5 साल में। अब सोचिए अगर अमेरिका ने अपने खजाने में 1 मिलियन बिटकॉइन रख लिए तो उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा पूरी दुनिया में। उसके लिए एक नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। फिर बिटकॉइन एक दुनिया की पॉलिटिकल एक्सेप्टेड डिजिटल एसेट बन जाएगा जैसे गोल्ड है। कशिश भाई, अगर ऐसा होता है तो फिर दूसरी जो कंट्रीज है यार वो भी बिटकॉइन खरीदेंगे, उसको एक्युमुलेट करेंगे। नहीं तो ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे ओके। हो। ये ऐसे नहीं होगा। इसको ऐसे ऐसे समझो कि अगर कोई कंट्रीज ये बोलती हैं कि हम भी बिटकॉइन खरीद रहे हैं और अनाउंस कर देते हैं पब्लिकली, तो पब्लिक को ये मैसेज जाएगा कि यार एक तो दो चीज़ें होंगी। पब्लिक को एक ये मैसेज जाएगा कि यार बिटकॉइन वाकई बहुत वैल्यूबल है, ये तो इतने साल तक हमें इन्होंने डरा के रखा, अब ये खुद खरीद रहे हैं यार, हम तो पागल थे
और अचानक लोगों ने क्या करा, अपने ट्रेडिशनल एसेट्स को बेच के, स्टॉक्स को, जमीनों को बेच के, और वहां से पैसा बिटकॉइन में डालने लग गए। अब उससे क्या होगा कि जो लोकल इकोनॉमीज हैं, कई छोटे डेवलपिंग नेशंस की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत छोटे से देश हैं, उनकी लोकल एसेट्स में से या फाइनेंशियल मार्केट से पैसा निकल के बिटकॉइन में जाना शुरू होगा, विच विल कॉज देम वरी। क्योंकि जब किसी मार्केट से पैसा एग्जैक्टली। निकलेगा तो वहां पे एसेट्स का प्राइस फॉल करेगा और बिटकॉइन में जाएगा। बिटकॉइन पे कंट्रोल किसी गवर्नमेंट का नहीं है, उसके प्राइस मैकेनिज्म में ग्लोबल एसेट है। तो एक तो ये सिग्नल वो देना नहीं चाहेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं बिटकॉइन को फ्यूचर पे माना जाता है कि भाई ये जो आपकी करेंसी की जो स्ट्रेंथ है, राइट, लोग क्या अपने स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह जो आज फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा रखते थे या फाइनेंशियल बॉन्ड्स और इसमें रखते थे, वो इस पर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने वाली है बिटकॉइन को लेके, या होड़ ऐसे पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई भी गवर्नमेंट, अमेरिका अफोर्ड कर सकता है क्योंकि अमेरिका डॉलर को प्रिंट करता है, ठीक है। तो राइट। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, उस वो डॉलर उसको चाहिए नहीं होता है, वो प्रिंट करता है दुनिया के लिए, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो देश जो है आराम से बहुत हल्के हल्के इसको बाय कर रहे हैं ऑलरेडी। मैं आपको मतलब, ये आप इस भ्रम में मत रहना कि देश बाय नहीं कर रहे हैं, देश बाय कर रहे हैं। जैसे एकदम अचानक भूटान का पता लगा कुछ दिन पहले कि है ना, तो मतलब भूटान क्या भूटान ने एक दिन में थोड़ी ना किया, भूटान कई सालों से कर रहा था, वो अचानक पता लगा। ऐसी चाइना को आप क्या समझ रहे हैं? चाइना तो यूएस कभी से भी जो काम करता है, चाइना चाइना में वायरस आए हुए 2 महीने हो जाते हैं और वो पब्लिक को पता लगता है तीसरे महीने में। तो चाइना क्या करता है वो तो कभी भी किसी को नहीं बताता। रशिया भी करेगा। और मिडल ईस्ट में जो शेख हैं, आपको क्या लगता है वो पब्लिक को बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अंडरस्टैंड, ये कभी नहीं होगा कि बाकी देश आपको आगे आके बताएंगे। ये आपको एक एक करके सारे देश ऑटोमेटिकली पता लगते चले जाएंगे। फाइन। आज आपको मैं एक कहीं छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे इथोपिया के अंदर, अर्जेंटीना में, ब्राजील में सॉवरेन जो वेल्थ है उसके द्वारा बिटकॉइन माइन किया जा रहा है। आबू धाबी में, इथोपिया में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में ऐसा हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सॉवरेन वेल्थ का मतलब है कि वहां के जो देश के खुद के जो डैम है, जो पानी पे बने हुए डैम है जहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज होती है, उन डैम्स का इस्तेमाल करके बिटकॉइन माइन किया जा रहा है। तो देश का ही तो रिसोर्स है ना। बिल्कुल। अब उसमें डायरेक्टली देश तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देश के अगर रिसोर्सेज यूज करके बिटकॉइन माइन हो रहा है तो देश ही तो इन्वॉल्व हुआ ना। बिल्कुल। तो ये क्या करेंगे कि देश स्मार्टली इसको करेंगे। ऐसे पब्लिकली उन्होंने करा तो पैनिक बटन दब जाएगा और जनता होड़ मच जाएगी। फाइन, तो धीरे धीरे करेंगे लोग, बिटकॉइन की तरफ आएंगे, गवर्नमेंट्स आएंगी, बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो कशिश भाई, क्या इसका मतलब ये है कि भाई अब कभी भी बिटकॉइन $90,000 हुआ, $80,000 हुआ, उससे नीचे नहीं जाएगा, $40,000 $50,000 पे वापस नहीं जाएगा जैसा पहले हुआ था कि भाई 60-70% नीचे चले गया है? क्या अब नहीं जाएगा, अब इतना नहीं गिरेगा? वो तो सब होगा, क्यों नहीं होगा। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपके ऑडियंस जब जब ये $60,000 पे जाएगा तो आपकी ऑडियंस कहेगी अब ये वापस 20 पे जाएगा तब लूंगा। मतलब काशिफ भाई, ऐसे ही होता है अक्सर। बट आप ये बताएं कि किस प्राइस पर फिर बिटकॉइन को लें? मतलब अभी तो ऑल टाइम हाई पे है, अभी लेना ठीक है या फिर नहीं? लोगों का कुछ नहीं है। लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये वापस, आप सोचते रह जाओगे बिटकॉइन की कि बिटकॉइन में क्या है। देखिए, आपको 5 इयर्स मिनिमम आपको हिम्मत करके ये करना पड़ता है कि 5 इयर्स, 5 इयर्स के लिए आपको थोड़ा सा लंबी सोच, एक हार्विंग से दूसरी हार्विंग के साइकिल में आपको एंटर करना पड़ता है। 5 इयर्स आप इसको देते हो एसेट को, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। और बेस्ट तो इसमें एक एसआईपी की तरह आप एक्यूमुलेट करो, वो एक राइट तरीका होता है। फिलहाल प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं है मार्केट में फिर बिटकॉइन एक बार $50,000 पे आ सकता है। प्रॉब्लम क्या है, जब ये 50 पे आएगा तो लोग कहेंगे यार ये 30 पे आएगा, बस वही प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं, बिटकॉइन 60,000 से $16,000 जब गया तो लोग बोलने लगे कि 8,000 जाएगा तब खरीदेंगे। सो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जो
बिटकॉइन बढ़ता है तो खरीदते हैं, जब वो नीचे जाता है तो इंटरेस्ट का नहीं रहता उनके लिए। ओके कशिश भाई, बिटकॉइन की हमने बात कर ली, बट ऑल्ट कॉइन का क्या होगा? उनको आप कैसे देखते हैं? जब बिटकॉइन बढ़ेगा तो ऑल्ट कॉइन्स ही बढ़ेंगे ही। ऑल्ट कॉइन्स यार इस टाइम ना बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो गई है, बहुत नए नरेटिव्स आ गए हैं इस टाइम। जो सबसे बड़ा नरेटिव एआई एजेंट्स का है, और एआई के अंदर जो एजेंट्स हैं वो एक नरेटिव क्या है, एक नई हकीकत है। हमने अभी तक एजेंट्स को समझा था कि जो चैटबॉट्स होते हैं वही एजेंट्स होंगे। ऐसा नहीं है, अब एजेंट्स का खुद का दिमाग आ गया है, वो फंडिंग तक रेज कर रहे हैं, उनकी खुद की इकोनॉमी है, खुद के वॉलेट्स हैं, खुद के उनके कंट्रोल्स हैं, सोशल मीडिया है, खुद का दिमाग है, खुद की डिसीजन मेकिंग है, ओके। और वो डिसीजंस ले रहे हैं और आपको सजेस्ट कर रहे हैं, और हर सजेशन पे वो इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत तगड़ा फ्यूचर होने वाला है। अब ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो के अंदर इनोवेशन पहले हो रही है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट और गूगल कॉपी करेंगे। पहले क्या होता था कि इनोवेशन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट करते थे और बड़ी कंपनीज करती थी। सतोशी नाकामोटो ने आके गेम ही चेंज कर दी। उसने बोला कि जो इनोवेशन है वो कोई बड़े कंपनियों की ठेकेदारी नहीं है, कि वही उन्होंने ठेका ले रखा है इनोवेशन करने का। एक आम आदमी ने 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैप वाला एक सॉफ्टवेयर बना दिया, और आज क्रिप्टो को हम देखें तो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैप हो गई है। लोगों को इनोवेट करने की एक फ्रीडम मिल गई, प्लेटफॉर्म्स मिल गए जिनका नाम है पब्लिक ब्लॉकचेन्स। आपके पास आइडिया है, आप आइए और इनोवेट करिए। ये आज से पहले पावर नहीं थी लोगों के पास। फाइन कशिश भाई, फिर ऑल्ट कॉइन का फ्यूचर क्या लग रहा है? ऑल्ट कॉइन्स का फ्यूचर, देखिए ऑल्ट कॉइन्स में प्रॉब्लम क्या है कि 16-17 हज़ार ऑल्ट कॉइन्स हैं, तो ऑब्वियसली अलग अलग कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज में विनर को पिक करना है आपको। एंटरटेनमेंट की नंबर 1 कौन है, जैसे स्टॉक्स में आप क्या करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कौन सी कंपनी बेस्ट है, बैंकिंग में नंबर 2 कौन है, इंश्योरेंस में नंबर 1 कौन है, हेवी हेवी इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कौन है, नवरत्न कंपनीज में बेस्ट कौन है, मीडिया में कौन है, ब्रॉडबैंड में कौन है। तो इस तरीके से जैसे आप ढूंढते हो, ऐसी क्रिप्टो में ऑल्ट कॉइन्स में कैटेगरीज है। उन कैटेगरीज के लीडर्स को पिक करना है आपको, वो रिसर्च का काम है। और उसमें एक्सपोजर आप पूरा नहीं ले सकते, कि नहीं कि 100% आप उसमें एक्सपोज रहोगे। जैसे कि आपकी पूरी, आप रिलायंस और ब्लू चिप्स से निकाल के सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं डाल देते हो। स्मॉल कैप मिड कैप में आप उतना ही डिजर्व डालते हो जितना आप रिस्क ले सकते हो। बाकी आपका सेफर बेट्स में ही होता है। उसी स्ट्रेटेजी से आपको चलना है। काशी भाई, अब वजरेक्स की भी बात करते हैं। वजरेक्स पे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। सो वजरेक्स से रिलेटेड इस वक्त क्या अपडेट्स आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं। यूजर्स के फंड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं क्या? वजीरेक्स से रिलेटेड अभी अपडेट मेरे पास टू बी ऑनेस्ट लेटेस्ट है नहीं, बट इतना है कि जो यूजर्स के जितने फंड्स जो लॉस हुए थे इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो, क्रिप्टो तो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन जितना लॉस हुआ था, उनके जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स जो भी बन रहे हैं, आई एम वेरी होपफुल कि जितना एटलीस्ट हैक हुआ था उतना तो मिलना चाहिए। सारे इंडस्ट्री के प्लेयर्स का ये मानना है कि जितना लॉस हुआ था अब इंडस्ट्री में उतना तो रिकवर कर ही दिया है, तो फिर अब कम क्यों मिलना चाहिए। तो इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स, जितनी भी एसोसिएशन हैं, सबका यही मानना है कि उतना तो मिनिमम मिलना चाहिए। तो आई एम होपफुल, एंड और जल्द मिलना चाहिए। अगर बेयर मार्केट में मिलेगा तो क्या फ़ायदा है, अभी अगर मिल जाएगा तो अभी भी टाइम है। सो आई एम वेरी होपफुल। बाकी कुछ कुछ और एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने दे आर ट्राइंग टू कम अप विद सम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन, बट वो सोल्यूशन नहीं है। बेसिकली एक तरीके से एक इनविटेशन है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे ट्रेड करिए, और फंड और क्रिप्टो हमारे यहाँ पे लेके आइए, ट्रांसफ़र करिए, हम उस लॉस को कहीं ना कहीं कुछ कंपनसेट कर देंगे। बट एक तरीके के वो है टू एक्वायर कस्टमर्स। मैं रादर ये चाहता कि अगर 3-4 एक्सचेंजेस मिलके इसको एक्वायर कर लेती, ठीक है, और एक्वायर करके यूज़र को कुछ बाइफरकेट कर लेती या कुछ और मैकेनिज्म बना लेते समथिंग, तो प्रॉब्लम मैं कहता कि हाँ कोई सोल्यूशन है। तो अभी सोल्यूशन कुछ खास नहीं है, यथास्थिति वैसी बनी हुई है।
बट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आई थिंक रिकवरी होनी चाहिए। ओके काशिफ भाई, बाइनेंस पे भी बात कर लेते हैं। इंडियन एक्सचेंजेस का हाल तो मतलब हम सबको पता है, हमने देख लिया है क्या हो गया यहाँ पे। तो ऐसे में यूजर्स बाइनेंस पे ट्रस्ट करते हैं, इवन दो मतलब उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है, वो भी एक एक्सचेंज ही है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, पॉपुलर है, तो लोग ना सोचते हैं कि भाई ये सेफ है। अब इंडिया में बाइनेंस वापस आ गया, तो क्या बाइनेंस के थ्रू क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सेफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बाइनेंस पे करना, बाइनेंस अब अवेलेबल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस हो गया है उसका, और FIU से रजिस्टर्ड है। बट FIU से रजिस्टर्ड का मतलब लाइसेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि उसका लाइसेंस है। बट आप कर, जिनके अकाउंट्स पहले थे कर रहे थे वो कर रहे हैं। जो नया अकाउंट क्रिएट करेगा वहाँ पे तो वो क्रिप्टो कहाँ से लाएगा, कहीं से तो क्रिप्टो लाएगा ना। वहाँ पर INR तो ले जा नहीं सकते, वहाँ तो क्रिप्टो टू क्रिप्टो ही है। तो आपको क्रिप्टो तो चाहिए ही है, तो आपको फर्स्ट गेटवे कहाँ से बनेगा? बाइनेंस में कोई आप INR डिपॉजिट नहीं कर सकते। सो क्रिप्टो आपको चाहिए, फिर क्रिप्टो आप इंडियन एक्सचेंजेस ही यूज़ करोगे पहले। तो इंडियन एक्सचेंजेस ही तरीका है। और मेरे ख्याल से आप अगर रेप्यूटेड कॉइन स्विच CoinDCX से करते हो, एक्सचेंजेस सेफ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप आज की डेट में WZirX के इशू के बाद एक शॉक तो लगा है और कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं। ठीक है, तो आप कॉइन स्विच, CoinDCX, मुद्रेक्स, ये कुछ नाम हैं, मैं किसी एक को यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ। इवैल्यूएट करिए, अपना रिसर्च करिए, उसके बाद एक्सचेंजेस ही एक तरीका है इस इंडस्ट्री में शुरुआत करने का। हेल्पलेस हैं आप क्योंकि अभी, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा जो मुझे लगता है कि एक्सचेंज से कस्टोडियन हटा दिया जाएगा, कस्टोडियन अलग होंगे और एक्सचेंज अलग होगी। तो आप एक करोगे इन्वेस्ट एक्सचेंज के थ्रू, लेकिन कस्टोडियन हो सकता है SBI हो। फ्यूचर में एक कस्टोडियन RBI कस्टोडियंस बना देगा। वो भी चाहेगा ना कि इस इकोसिस्टम से बैंक्स भी पैसा कमाएं, हम भी कमाएं। तो वो कल को बोल देंगे कि SBI कुड बी दी कस्टोडियन, और 3-4 बैंक्स, नेशनल बैंक्स को कस्टोडियन बना दिया सपोज, तो कस्टोडियन का बहुत बड़ी कमीशन होगी। सोचिए अगर 10,000 करोड़ रुपए अगर लोगों के बिटकॉइन में एक कस्टडी के रूप में कैनरा बैंक या SBI बैंक के पास अगर पड़े हैं, तो 1% आप 10,000 करोड़ का साल का लगा लो, तो ये एक एडिशनल अर्निंग हो गई। ये फाइन, ठीक है काशिफ भाई, आज इतना ही रखते हैं। फिर से आपने वक्त निकाला है, हमसे बात की, थैंक्स फॉर दिस। वीडियो से मैं फिर से कहूँगा कि भाई अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आप चाहते हो कि हम कोई सवाल आपका एड्रेस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर उसके साथ मतलब उसका जवाब ढूंढेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर।